नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं उदय कोटक का वो शानदार बूटस्ट्रैपर प्लेबुक जिसने महज कुछ स्मार्ट रणनीतियों के दम पर शून्य से एक विशाल वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर कोई ये सोचता है कि बिना भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्केट की कमियों का फायदा नहीं उठाया जा सकता, तो ये विश्लेषण बिल्कुल उसी के लिए है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। ये वो 6 क्रोनोलॉजिकल अध्याय हैं जो दिखाएंगे कि कैसे कैपिटल, क्रेडिबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ साथ जुड़ते गए और एक इंडस्ट्री टाइटन का निर्माण हुआ। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले अध्याय में, प्रॉफिट गैप खोजना या कहें मार्केट की इनएफिशिएंसी का फायदा उठाना। उस दौर के पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को देखें तो एक बहुत बड़ा गैप साफ नजर आता है। हो क्या रहा था? बैंक डिपॉजिट पर 6% दे रहे थे और आगे 17% पर लोन बांट रहे थे। बीच का मोटा मार्जिन उनकी जेब में। यहीं पर कोटक मॉडल ने इस बिचौलिए को ही सिस्टम से बाहर कर दिया। डिपॉजिटर्स को सीधा 12% का रिटर्न ऑफर किया गया, जो कि दोगुना था, और टाटा ग्रुप जैसे एकदम सुरक्षित ब्लू चिप क्लाइंट को 17% की बजाय 16% पर सस्ता कैपिटल दे दिया। दोनों पार्टियों का फायदा, और बीच में बन गया एक बेहतरीन रिस्क फ्री मार्जिन। सोचकर देखिए, बिना बैंक बने ही सिर्फ 2 लोगों को सही समय पर जोड़कर पूरे 4% का रिस्क फ्री आर्बिट्राज हासिल कर लिया गया। किसी भी उभरते हुए एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर इंडस्ट्री का गणित सही से समझ आ जाए तो बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बैंक की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। जब आपके पास अपना बड़ा नाम न हो तो क्या करें? जवाब है ब्रांड पिगीबैकिंग, यानी दूसरों की क्रेडिबिलिटी का समझदारी से इस्तेमाल करना। ये कहानी सिर्फ आनंद महिंद्रा की 72 घंटे में लोन की समस्या सुलझाने तक सीमित नहीं थी। ये एक तीर से कई निशाने लगाने वाली बात थी। उस एक ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके मीटिंग फिक्स की गई, भरोसा जीता गया, और फिर एक प्री वेडिंग फंक्शन के माहौल में महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर की नींव रख दी गई। और इस साझेदारी का रिटर्न तो लिटरली हैरान कर देने वाला है। उस समय किया गया सिर्फ 15 लाख रुपए का शुरुआती निवेश आज हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। महिंद्रा की मजबूत साख ने एक छोटे से स्टार्टअप को वो क्रेडिबिलिटी दे दी जिसे बनाने में शायद दशकों लग जाते। अब ये तो हो गई क्रेडिबिलिटी की बात, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन का क्या? अध्याय 3 हमें बताता है कि व्हीकल फाइनेंस मार्केट में सिटी बैंक जैसे दिग्गज को कैसे पछाड़ा गया। सिटी बैंक का मॉडल था जीरो एडवांस, लेकिन कस्टमर को कार के लिए 6 महीने वेट करना पड़ता था। यहीं पर एक जबरदस्त आर्बिट्राइज स्ट्रेटेजी लगाई गई। डीलरशिप्स को कार प्री बुक करने के लिए 10,000 रुपए का एडवांस दिया जाने लगा। इससे गाड़ियां तुरंत डिलीवरी के लिए सिक्योर हो गईं। कस्टमर को 6 महीने की वेटिंग से छुटकारा मिल गया और वो खुशी खुशी कोटक के पास आ गया। इसे थोड़ा नंबर्स में समझते हैं। उस 10,000 के एडवांस कर ब्याज के रूप में सिर्फ 650 रुपए का नुकसान सहा गया, लेकिन इस छोटे से त्याग के बदले पूरे 11,700 रुपए का पक्का लोन इंटरेस्ट हासिल कर लिया गया। कस्टमर को तुरंत एक्सपीरियंस चाहिए था, जो उसे मिला, और पारंपरिक बैंकिंग मॉडल पूरी तरह से मात खा गया। हमारा चौथा अध्याय हमें 1991 के दौर में ले जाता है, जब भारतीय कंपनियों को तेजी से विदेशी कैपिटल की दरकार थी। यहाँ स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंस का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। विदेशी निवेशकों और भारतीय कंपनियों के बीच के इस नॉलेज गैप को पाटने के लिए एक खास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया गया, GDR, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। सीधे शब्दों में समझें तो ये भारतीय कंपनियों के लिए बिना लोकल IPO लाए अमेरिकी बाजार से फंड जुटाने का एक स्मार्ट तरीका था। और इस मौके को भुनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप की गई। लेकिन सबसे कमाल की बात थी इस डील का नेगोशिएशन। कुल 3% फंड रेजिंग फीस में से लोकल एजेंट होने के नाते कोटक ने अपने पास रखा 2.25% और गोल्डमैन सैक्स को मिला सिर्फ 0.75%। ये दिखाता है कि सही समय पर सही अलायंस कितनी फायदेमंद हो सकती है। अध्याय 5 में बात करते हैं बैंक के उस जिगसॉ पजल को पूरा करने की, जहां अलग अलग सब्सिडियरीज के कैश का इस्तेमाल करके एक पूरा प्राइवेट बैंक खड़ा किया गया। 2003 में बैंकिंग लाइसेंस मिलने के साथ ही एक शानदार मैक्रो इवेंट हुआ। शेयर बाजार का लगातार 5 साल चलने वाला बुल रन। सेंसेक्स 2924 से उड़कर सीधा 20,000 अंकों तक जा पहुंचा। इस तूफानी तेजी ने सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड जैसे मौजूदा व्यवसायों के मुनाफे को आसमान पर पहुंचा दिया। एक ऐसा टेलविंड जिसने बैंक के विस्तार के लिए परफेक्ट फ्यूल का काम किया। यहाँ पैटर्न बिल्कुल साफ और रणनीतिक था।
सब्सिडियरी से आ रहे उन विशाल मुनाफों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से निकाला गया और कोर बैंक में पंप कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर अकेले कोर बैंक का मुनाफा बाकी सारी सब्सिडियरीज के कुल मुनाफे से भी कहीं ज्यादा हो गया। और अंत में आते हैं हमारे छठे अध्याय पर, स्मार्ट एक्विजिशन और पीआर। कैसे एक सही अधिग्रहण आपकी सबसे बड़ी कमजोरियों को रातों रात आपकी ताकत बना सकता है। पारंपरिक विज्ञापनों पर करोड़ों फूकने के बजाय 2014 में आईएनजी वैश्य का अधिग्रहण किया गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे एक ही झटके में ब्रांच नेटवर्क दोगुना हो गया। जो भौगोलिक कमियां थीं, जैसे कि दक्षिण भारत में कमजोर पकड़, वो तुरंत दूर हो गई। साथ ही एसएमई लेंडिंग सेक्टर में भी एक बड़ा जंप मिला। एक सिंगल मार्जिन आर्बिट्राज से शुरू होकर इतने विशाल बैंकिंग साम्राज्य तक का ये सफर इस शानदार कोट को बिल्कुल सच साबित करता है। असाधारण परिणाम शानदार एग्जीक्यूशन से आते हैं, बहाने बनाने से नहीं। अगर रणनीति सटीक हो तो एग्जीक्यूशन हमेशा अथाह पूंजी को भी मात दे सकता है। तो इस एक्सप्लेनेर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल इकोनॉमी में आज के उभरते हुए बिजनेस बिल्डर्स इन्हीं आर्बिट्राज और पिगी बैकिंग सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? प्रॉफिट गैप को पहचानने और सही पार्टनरशिप बनाने के ये टाइमलेस तरीके आज के कॉर्पोरेट दिग्गजों को चुनौती देने के लिए कैसे काम आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।